गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग भाई, बढ़िया है। अंकित साहू, शिव प्रताप, हरीश भाटी, मोहित, अलीशा खान, अनूप। मेरी क्लास क्यों नहीं चल रही है? मिकाली कह रहे हैं, आशु, गरिमा कह रही हैं राधे राधे, मोहित, रितेश, अनमोल मिश्रा जी कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया है भाई। गगन कह रहे हैं हेलो। रचन, दिव्या, प्रभाकर मिश्रा, निशा रॉय, प्रदीप, आदर्श, बढ़िया भाई। अंकित बढ़िया है एकदम। रितेश, दिव्या, मनाली, प्रांजल, रांची, अक्षय, दिव्या, आदर्श, साहिल, मोनू, कोमल। चलो बहुत नाम हमने ले लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे बढ़िया होंगे। आशु, निहारिका, हिमानी, प्राची, अलीशा, सायना, रितेश, मोनू हमने पहले आपको हेलो बोल दिया है। देव, अंजलि, रेहान, रजा, सोनम गुप्ता, कोमल, अंकित, विवेक। चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया है और रक्षाबंधन जो है वो बढ़िया से आपने बनाई है। और आप समझ गए होंगे कल क्लास क्यों नहीं हुई आपके साथ में। जैसे एक दो बच्चा पूछ भी रहा था। आपको पता है भाई, रक्षाबंधन पे सारे टीचर जो है वो दिल्ली के तो नहीं है, आसपास के ही है। तो मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, तो कल लेट ही पहुंचे थे हम यहाँ पर दिल्ली में। मैग्नेटिज्म जो है उसका बेटा एक वीडियो हम बिल्कुल आखिरी में कराते हैं, बिल्कुल लास्ट में। उस अभी साइड में रखेंगे। आज हम वेव पढ़ेंगे, है ना। वो मैग्नेटिज्म में आते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो बिल्कुल आखिरी में होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए हमने काफी सारे लेक्चर भी किए और कई क्लास मैंने आपको पढ़ाया। हालांकि जितनी हमें जरूरत थी पढ़ा आपने उतना ही, लेकिन मैंने आराम आराम से पढ़ाया, इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर उसमें थोड़ा आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। चलो अब बढ़िया है, तो भाई फर्स्ट क्लास है। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे आज हम वेव तरंग। कमेंट बाजी पे कम से कम ध्यान देंगे। ठीक है। तरंग आज हम क्लास में वेव तरंग पढ़ेंगे। ठीक है। अरे बताया तो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो है ना वो मैग्नेटिज्म में आता है, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आता। वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में होगा वो। ठीक है। वो बिल्कुल सबसे आखिरी चैप्टर होता है अपने यहाँ। अभी 12 क्या हूँ, इस क्लास से पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो। थोड़ी देर में जिया मोरिया जी टाइम से आया करो। गुड इवनिंग और बार बार एक ही कमेंट मत किया करो, है ना। और ये नमी दुबे, मेरा नाम भी ले लो। आपका नाम भी ले लिया। यहाँ आ जाओ। देखो अब मैंने थोड़ी देर कमेंट हटा दिए हैं। अब यहाँ देखते रहना सब बच्चे सामने। ये बेटा जब मैंने यहाँ पे लिखा वेव तरंग, जब क्वेश्चन पूछूंगा आपके कमेंट हम दोबारा लगा लेंगे सामने, वरना आप पढ़ाने नहीं दोगे। दिक्कत ये है। तो बेटा देखो, अगर कोई छोटा बच्चा मेरे से आके कहे कि वेव तरंग क्या है, तो बच्चों से कहता हूं कि वेव का मतलब होता है कि अगर किसी मीडियम में, किसी माध्यम में अगर आपको एक डिस्टरबेंस दिखाई दे, एक हलचल दिखाई दे, तो आप समझ जाना है कि उसके अंदर वेव तरंग है। जैसे कि आप एक रस्सी लो और रस्सी को ऐसे एक तरफ बांध लो और एक सिरा रस्सी का हाथ में ले लो और रस्सी में झटके मारो। जैसे आप रस्सी को पकड़ के ऐसे हिलाते हो ना, तो रस्सी के अंदर आपको ऐसे लहर दिखेगी। हम ये नहीं कहेंगे रस्सी के अंदर एक वेव पैदा हो गई, एक तरंग पैदा हो गई है। ठहरा हुआ पानी है, पत्थर फेंको, पत्थर फेंकते उसके अंदर आपको एक लहर दिखाई देगी, एक डिस्टरबेंस दिखेगा, एक हलचल दिखेगी। यानी कि उसके अंदर क्या पैदा होगा? एक वेव तरंग। यानी वेव क्या है? एक काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, एक प्रकार का विक्षोभ। अगर किसी मीडियम के अंदर आपको कोई डिस्टरबेंस दिखाई दे चलते हुए, तो अगर डिस्टरबेंस अगर आपको ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, पानी के अंदर दिख रहा हो, हवा में दिख रहा हो, सॉलिड रस्सी के अंदर दिख रहा हो, उसे हम कहेंगे वेव। टेक्निकल चीजों में हम आएंगे थोड़ा आगे चल के। अभी के लिए तरंग सुनते ही दिमाग में हमारे तरंग दौड़नी चाहिए, यानी कि एक डिस्टरबेंस घूमना चाहिए। ये बेटा जो वेव है, जो तरंग है, इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दो प्रकार की वेव हमें पढ़नी है। हमारे सिलेबस में दो प्रकार की वेव है। ठीक है। एक जो है, एक बेटा हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, पहले मैं इधर लिख देता हूं। एक वेव हम क्लास में डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स पढ़नी हमें, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे। एक हम पढ़ते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे। नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे। अब आप कहोगे सर आपने वेव को दो कैटेगरी में बांटा, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगों में।
तो किसी आधार पे तो बांटा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके मन में अचानक से सपना आया और कहा कि मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। तो दो कैटेगरी किस आधार पे की है आपने? जैसे बच्चों कई बार मैं कहता हूं, अगर कोई आपसे कहे कि भारत की जनसंख्या को दो हिस्सों में डिवाइड करो, दो कैटेगरी में, आप कर सकते हैं कि जी एक महिला एक पुरुष, आप कर सकते हैं एक अमीर एक गरीब, एक अनपढ़ एक पढ़े लिखे, ऐसे कैटेगरी बनाएंगे। तो बेटा मैकेनिकल वेव का मतलब ये है, अगर मैं कभी आपसे कहूं कि एक मैकेनिकल वेव है यांत्रिक तरंग, या किताब में आप पढ़ो, पेपर में पढ़ो, मैकेनिकल वेव वो वेव है जो केवल किसी मीडियम में किसी माध्यम में ही ट्रेवल कर सकती है। यानी इस डिस्टर्बेंस को, इस तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, या तो किसी सॉलिड में पैदा होंगी जैसे रस्सी के अंदर, या किसी लिक्विड में तरल में जैसे पानी के अंदर, या गैस में जैसे हवा के अंदर। ये वेव जो है किसी मीडियम में ही चल सकती हैं। इन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये मैकेनिकल वेव जो है वैक्यूम निर्वात में नहीं चल सकती। मान लो हम अंतरिक्ष में चले गए, वहां तो कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कुछ नहीं है, अंतरिक्ष के अंदर ये वेव नहीं चलेंगी। तो ये वेव वो हैं जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए। सब बड़ा प्यारा एग्जांपल है आप इसका, साउंड, आवाज। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, आप मेरे सामने यहां खड़े हो, तो मेरे मुंह से जो साउंड आपके पास जाता है वो एयर के थ्रू जाता है। अगर मैं आप चांद के ऊपर खड़े हो जाए ना, हम ऐसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। चांद के ऊपर कोई एटमोस्फेयर वातावरण है ही नहीं, वहां पे कोई हवा ही नहीं है, तो मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी, आपकी मेरे पास से नहीं आएगी। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए होता मीडियम। साउंड हवा में चल सकता है, पानी में चल सकता है, सॉलिड में चल सकता है, वैक्यूम में नहीं चल सकता। तो मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगा तो कौन सी कैटेगरी में पढ़ाऊंगा? मैकेनिकल वेव की। तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। यांत्रिक तरंगे निर्वात में, यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। सेकंड लिखेंगे, फॉर प्रोपोगेशन, फॉर प्रोपोगेशन, और प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन में शायद यहां पे भी ओ ही आएगा। प्रोपोगेशन की स्पेलिंग बच्चा लिखना है, एक बार कंफ्यूजन हो गया। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ए मटेरियल मीडियम, ए मटेरियल मीडियम, or propagation of mechanical waves, a material medium is required। हिंदी में लिखेंगे, यहीं पे लिख लो, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम, एक माध्यम की आवश्यकता, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। नहीं बेटा, जो मैकेनिकल वेव है अगर इन्हें चलना है ना तो मीडियम चाहिए। मीडियम यानी कि कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस इस टाइप का। तो हमने क्या लिखा कि मैकेनिकल वेव जो है, ये जो है, एक तो इन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। प्रोपेगेशन, एक बच्चा कह रहा राइट स्पेलिंग है, एक प्रोपे, ए आएगा ना, प्रो ए बता रहे बच्चे यहाँ पे कि ए आएगा, प्रोपेगेशन। ठीक है, सर जी कमेंट शो नहीं करता है। एक कह रहा कि स्पेलिंग सही है, चलो जो भी आपको ठीक लगे। अब जैसे बेटा आपने समझा कि जो मैकेनिकल वेव है इन्हें चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती, तो ये मैकेनिकल वेव है। तो नॉन मैकेनिकल वेव ठीक इसका उल्टा होगा, यानी नॉन मैकेनिकल वेव होंगी जो वैक्यूम में भी चल सकती हैं। इनके साथ ये समस्या नहीं है कि अगर इन्हें ये मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं जो कि वैक्यूम के अंदर भी चल सकती हैं। इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल है लाइट, प्रकाश। अगर मैंने आपकी क्लास में ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा दिया है तो मैंने आपको बताया होगा कि लाइट जो है, प्रकाश तो वैक्यूम में चल सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में लिखवाई होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं जो वैक्यूम में ट्रेवल कर लेती हैं। इनके साथ ये समस्या नहीं है कि वैक्यूम मीडियम होगा तो चलेंगी, वैक्यूम होगा तो नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं है इनके साथ में। तो नॉन मैकेनिकल वेव जो है, जो
अयांत्रिक तरंगें वो होती हैं जो वैक्यूम में भी चल सकती है। और एक खास बात और है, ये वैक्यूम में चल तो सकती हैं, और वैक्यूम में इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। तो बेटा इनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में, कि जो निर्वात में भी चल सकती है नॉन मैकेनिकल वेव। आज की हमारी जो पूरी क्लास है वो मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगों के आसपास घूमेगी। अभी के लिए मैंने आपको केवल क्या बताया, पिछले 4-5 मिनट में मैंने आपको ये बताया कि भैया मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे वो तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ए मेटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं, जैसे कि साउंड, आवाज। मैंने इसका एग्जाम्पल बताया कि साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा, इसलिए चांद पे खड़े होकर बातचीत नहीं की जा सकती है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। अभी जो मैकेनिकल वेव है, ठीक है, अब ये बेटा जो मैकेनिकल वेव है इसके भी हम 2 कैटेगरी करेंगे। आज की क्लास हमारी, आज की और अगली क्लास, ये घूमेगी मैकेनिकल वेव्स के आसपास, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे बेटा मैकेनिकल वेव भी 2 प्रकार की हैं। एक ने बेटा कमेंटबाजी बंद करो, आप लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है, आपको कमेंट ही बंद नहीं होते हैं। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, फिर बाद में आके बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हो। एक तरफ लिखेंगे बेटा मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। अब मैं यहां से जो बता रहा हूं ना काम की चीजें, और मैं सबसे जितनी लाइनें लिखवाई मैंने ये कि मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती, ये मीडियम में ही चलेंगी, हर एक चीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में पीडीएफ से पूछूंगा आपसे, फिर हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए आपके। एक तरफ लिखेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, 10th क्लास में साइंस पढ़ ली, 12वीं क्लास में भी साइंस पढ़ ली, इवन कुछ तो ऐसे धुरंधर होते हैं बीएससी भी कर ली, लेकिन उन्हें तब भी ये नहीं पता होता है कि ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में एक बेसिक सा फर्क क्या है। इसे बड़े ध्यान समझना, बहुत ध्यान के साथ में। ठीक है भैया, अनमोल मिश्रा जी, हमने आपका मैसेज पढ़ लिया, हम बढ़िया पढ़ाते हैं। अब हमें माफ करो, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आपने हमें बताया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब ये कमेंटबाजी मत करना, ठीक है। देखो अभी लिखा है ट्रांसवर्स, लिखा है एक तरफ लिखा है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, इन्हें समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मैकेनिकल वेव को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा, कि यांत्रिक तरंगे, अभी मैंने केवल आपको ये बताया कि यांत्रिक तरंगे वो होती है जो केवल किसी मीडियम में, माध्यम में ही चल सकती हैं। अब जो वेव किसी मीडियम में चलेगी, जो तरंग किसी मीडियम में चलेगी, जो डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में चलेगा, उसे ट्रांसवर्स कब कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कब कहेंगे, अनुप्रस्थ कब होगा, अनुदैर्घ्य कब होगा, उसे समझना एक एग्जांपल से। आप फिर से एक रस्सी लो, उस रस्सी का एक सिरा दीवार के अंदर बांध लो और एक अपने हाथ में ले लो, रस्सी को खींच लो, ऐसे रस्सी टाइट हो गई। अब क्या करो, इस रस्सी को समझने के लिए इसके ऊपर मार्कर से काले काले निशान बना दो, 15-20 थोड़ा दूरी पर। आपने रस्सी ली, 15-20 मार्कर से निशान बनाए। अब इस रस्सी को बेटा हल्का झटका देना, जैसे आप रस्सी में झटका देंगे ना तो रस्सी के अंदर आपको एक वेव दिखाई देगी, एक लहर दिखेगी। जिम में नहीं करते लोग, दोनों 2 रस्सी पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, तो रस्सी के अंदर आपने देखा होगा आपको एक लहर, एक डिस्टर्बेंस दिखता होगा। अब रस्सी को जब आपने पकड़ा था, ऐसे झटका मारा, तो रस्सी के अंदर आपको दिख रहा है कि लगातार एक वेव बन रही है। लेकिन बेटा रस्सी के अंदर ये लहर बन रही है ना, ये वेव बन रही है, उस समय बड़े ध्यान से देखना, जो आपने रस्सी के ऊपर एक काला निशान बनाया था ना, ये काला निशान ऊपर नीचे हिल रहा होगा, इसके बगल वाला भी ऊपर नीचे हिल रहा है, इसके बगल वाला भी। यानी जब आप रस्सी में झटका मारते हो तो रस्सी के जो कण है, रस्सी जिन कणों से मिलकर बनी है, ये सारे के सारे कण ऊपर नीचे हिलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जिस माध्यम में वेव चल रही है, जिस मीडियम में वेव चल रही है, उस मीडियम के पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिलें, अप एंड डाउन हिलें, तो ऊपर नीचे हिलने से कौन सी तरंग पैदा होती है, हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, जैसे रस्सी के अंदर पैदा हुई, तो रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे, अप एंड डाउन हिलेंगे, तो कौन सी वेव पैदा होगी, ट्रांसवर्स। लेकिन पेपर में वो ऊपर नीचे नहीं लिखता कि कण ऊपर नीचे हिलेंगे, अप एंड डाउन हिलेंगे तो कौन सी वेव, वो टेक्निकल शब्द का यूज करेगा। कैसे, देखो
यहां देखेंगे, जैसे मान लो ये बेटा, मान लो कि आपकी वेव की डायरेक्शन है, ये तरंग की दिशा है, वेव डायरेक्शन। मान लो यहां से झटका मारा आपने, वेव आपकी आगे बढ़ रही है इधर को, ठीक है। अब ये वेव जिस रस्सी के अंदर पैदा हुई, ये रस्सी के कण है, पार्टिकल है, रस्सी जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है। अगर ये पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे तो पार्टिकल के ऊपर नीचे हिलने से तरंगे पैदा होंगी, होती है ट्रांसवर्स वेव, अप एंड डाउन। पार्टिकल कैसे हिलने चाहिए? ऊपर नीचे, अप डाउन। आप चाहो तो सब पे लिख लेना, अप डाउन चारों पे, ठीक। लेकिन आप एक चीज देखना, वो टेक्निकल शब्द का क्या यूज करेगा पेपर में, टीचर बोलेगा ये बेटा वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा। अगर आप बड़े ध्यान से देखो पीली लाइन को, ये वेव की दिशा, पार्टिकल सफेद वाला ऊपर नीचे हिल रहा, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अच्छा, आपको पता है कि 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत। तो एग्जाम में एक्चुअल में पता क्या बोलेगा वो, कि जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, उस मीडियम के पार्टिकल, उस मीडियम के कण अगर तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे, परपेंडिकुलर कंपन करेंगे, तो कौन सी वेव पैदा होगी? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंग में, माध्यम के जो कण होते हैं ना, वो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर। तो लंबवत परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने से जो तरंगे पैदा होंगी वो ट्रांसवर्स होंगी। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो माध्यम के कण है ऊपर नीचे हिल रहे हैं, वेव की डायरेक्शन है ये, वेव की डायरेक्शन ये है, पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है। तो जब पार्टिकल ऊपर नीचे हिला, इसने वेव की दिशा से 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल ये तो परपेंडिकुलर, लंबवत कहलाता है। तो जिस माध्यम में तरंग पैदा हुई, उस माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत शब्द पकड़ना आपको, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें तो ट्रांसवर्स वेव पैदा होती हैं। तो यहां पे हम इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। इन ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल्स of medium, the particles of medium oscillate perpendicular to, in transverse wave the particles of medium oscillate perpendicular to wave direction। हिंदी में लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्वेश्चन आएगा इससे भी थोड़ी देर में, ध्यान रखना कि अनुप्रस्थ तरंग में कैसे कंपन होते हैं। आप बोलेंगे सर अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इस शब्द को पकड़ के रखना, लंबवत परपेंडिकुलर। और डायग्राम कैसे बनाया मैंने, अगर ये वेव की डायरेक्शन है, अगर ये तरंग की दिशा है, तो पार्टिकल जो होंगे वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे हिलेंगे, तरंग की दिशा के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये भी हमने पीछे बनाया था, ये वाला, ये वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल ऊपर नीचे हिला तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री का। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे कि वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में जो तरंग पैदा होती है ना, वो ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। ऐसे ही पानी आप पत्थर फेंकेंगे, पानी की सरफेस पे, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। ये पेपर में बहुत आता है कि पानी पत्थर फेंकते हैं तो उसकी सतह पर जो तरंगे पैदा होती हैं, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो हिंदी लिख लेना भाई, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे और रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ये ट्रांसवर्स वेव हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। दिल्ली पुलिस हो जाएगा क्या इस बैच से? दिल्ली पुलिस कौन सा बेटा? दिल्ली पुलिस के तो बहुत सारे पेपर होते हैं। दिल्ली पुलिस आप एसआई कह रहे हो, सीपीओ वाला, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कह रहे हो, दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर कह रहे हो, बहुत सारे। कोई दिल्ली पुलिस का कोई एक चीज थोड़े ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेके वहां तक एसपी तक बनते हैं दिल्ली पुलिस में। तो किसकी पूछ रहे हो वो लिखो ना, दिल्ली पुलिस का कमेंट बॉक्स भरने से क्या होगा, है ना, और पढ़ने से होगा। सबसे बड़ी बात यह है, वाटर की सरफेस याद रखना, ट्रांसवर्स वेव जो है ना, अनुप्रस्थ तरंगे, ये या तो किसी सॉलिड में पैदा होती है, जैसे कि रस्सी के अंदर मैंने बताया कि रस्सी को पकड़ के हिला दिया, या किसी लिक्विड की सरफेस भी पैदा होती है, अंदर नहीं होती, लिक्विड के हैं। तो
अगर वाटर की सरफेस पे कहेगा, पानी के अंदर नहीं, वाटर की सरफेस वाली या रस्सी के अंदर वाली कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहां पर। अगर आप बेटा ट्रांसवर्स वेव को थोड़ा समझे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य आप अपने आप से समझ जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल, देखो मैंने कहा कि एक मीडियम में वेव पैदा हुई और पार्टिकल जो है ऊपर नीचे हिल रहे हैं, तो पार्टिकल के ऊपर नीचे हिलने से ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग पैदा होती है। लेकिन अगर किसी मीडियम में एक वेव चल रही है, एक डिस्टर्बेंस चल रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं हिल रहे, आगे पीछे हिल रहे हैं। हाँ हो जाएगा राहुल मीना, हो जाएगा भाई, तू हमें माफ कर दे, तूने पूरा कमेंट बॉक्स भर लिया है एकदम, है ना। तो पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिले तो ट्रांसवर्स वेव। लेकिन एक मीडियम में वेव बन रही है और मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिले, पार्टिकल के आगे पीछे हिलने से पैदा होती है लॉन्गिट्यूडनल, जैसे साउंड। मैंने कहा हेलो, मेरे मुंह से साउंड निकल रहा है ना, ये पता आगे कैसे बढ़ रहा है? ये मेरे मुंह के पास जो हवा का पार्टिकल है ना, ये आगे पीछे हिलता है। ये टक्कर मारेगा अगले वाले पे, वो आगे पीछे हिलेगा, वो टक्कर मारेगा अगले वाले पे, आगे पीछे हिलेगा, करते 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 सेम ऐसे साउंड आपके कान तक पहुंच जाएगा। तो जिस मीडियम में वेव बन रही है उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर नीचे हिलेंगे तो ट्रांसवर्स। ठीक है, लाइट कौन सा वेव आएगा? नॉन मैकेनिकल में आएगा लाइट। बताया था ना कि जो वैक्यूम में भी चल सकती हैं, जैसे लाइट वैक्यूम में चल सकती है, वो नॉन मैकेनिकल वेव में आएगा। और नॉन मैकेनिकल वेव केवल ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, अनुप्रस्थी होती हैं, इनमें लॉन्गिट्यूडनल तो होता ही नहीं है। ये विषय पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी आज का फोकस केवल मैकेनिकल वेव पर चलेगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है बेटा? ये वेव की डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन, तरंग की दिशा। और ये वेव जिस मीडियम में बन रही है, अगर उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिले, आगे पीछे हिले, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तो पार्टिकल के आगे पीछे हिलने से कौन सी तरंगें पैदा होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जैसे पेपर में उसने यहां पर ऊपर नीचे शब्द का यूज नहीं किया, ऐसे वहां पर आगे पीछे का यूज नहीं करेगा। यहां पर टेक्निकल शब्द का यूज करेगा। ये बेटा वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल आगे पीछे हिल रहा है, तो बेटा वेव की डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल हिल रहा है, समानांतर, या क्या दो कि तरंग की दिशा में ही आगे पीछे। तो अगर पेपर में कहे कि जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें तो ट्रांसवर्स वेव, और मीडियम के पार्टिकल तरंग की दिशा के पैरेलल समानांतर कंपन करें तो लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन longitudinal waves, the particles of medium, the particles of medium oscillate parallel to wave direction. In longitudinal waves the particles of medium oscillate parallel to wave direction. हिंदी में लिखेंगे, अनुदैर्घ्य तरंगों में, अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, यानी कि ये वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल उसके पैरेलल कंपन करेंगे। और उसका फेमस एग्जांपल है साउंड ध्वनि। साउंड ध्वनि, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार के पीसीएस में भी आ रखा है कि साउंड कैसी वेव है। तो वहां पे लिखा था कि साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। कोई पूछ ले कि पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी हैं, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल ट्रांसवर्स। तो पानी की सतह वाली पूछता है एक तो पेपर में, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव बताएंगे। एक दूसरा मैंने क्या बोला कि साउंड का याद रखना जरूर कि साउंड जो वेव है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, अब जो मैंने आपसे पूछा ये, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना बनता है, अब कोई बच्चा गलत नहीं करेगा इसे। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इसका सी और डी ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं, आपको बताना है कि सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। दोनों सही है कि दोनों ही गलत हैं, करो ये।
भूमिका तिवारी टाइम से आया करो बेटा क्लास में, फिर से समझाएं, ये कोई डाउट नहीं होता ये। सिलेबस कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? देखो जिन बच्चों की बैच में 40 प्लस लेक्चर हो गए हैं उनका खत्म ही होने वाला है। ये वेव चैप्टर बचा है, ये करा देंगे हम। एक क्लास जो होती है वो मैग्नेटिज्म की होती है, तो उनका बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चल रहा है। हालांकि मेरे से कहा गया है कि कोशिश मुझे करनी है कि 30 से 35 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, पर थोड़े लेक्चर ज्यादा इसलिए हो जाते हैं, मैं क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस कराता हूं ना, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो अब मेरे से कम में हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बिना क्वेश्चन कराए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता खुद को ही कि पता नहीं मैं बता पाया कि नहीं। हर्ष भाटी का गलत है, अंकित का सही है, ओम सिंह का सही है, ओम, अंकित, समीर, हर्ष, कुशविंदर सिंह, रजावत, संगीता, गंगा, प्रीति, आर्या, अंजलि, वर्मा, समीर अहमद। बेटा दोनों के दोनों गलत हैं। देखो पहले में क्या लिखा है इसने, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब बेटा मीडियम जिनसे मिलकर बना है, जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, ओसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यदि माध्यम के घटक, यानी माध्यम घटक का मतलब है माध्यम जिनसे मिलकर बना है, तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर ओसिलेट करने से, लंबवत कंपन करने से तो ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग पैदा होती है। ये अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल कह रहा है, पहले वाला गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है कि इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ओसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के अलोंग, तरंग की दिशा के अनुदिश, यानी कि तरंग की दिशा में ही आगे पीछे, तरंग की दिशा में ही ओसिलेट करेंगे, तो कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। यहां पे ट्रांसवर्स लिख रहा है, ये भी गलत हो गया। भाई एक से बताओ पहले वाला क्यों गलत है? अगर परपेंडिकुलर ओसिलेशन होता है, लंबवत दोलन होते हैं, तो मैंने आपको लिखवाया था कि लंबवत दोलन करने से अनुप्रस्थ तरंगे पैदा होते हैं, अनुदैर्घ्य कह रहा है। जिस दिशा में वेव चल रही है अगर उसी दिशा में तरंग की दिशा के साथ ही दोलन हो तो अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ कह रहा है, ये भी गलत है। उसने उल्टा लिख दिया, यहां पे उसे लिखना था अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव, यहां पे लिखना था लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, तो उसने पलट दिया, इसलिए गलत हो गया। दोनों गलत हैं। अच्छा एक ये वाला बताना, क्वेश्चन नंबर 6, निशा रॉय, मिस्टर प्रजापति, अभिषेक, सैफाली, निशा रॉय, अलीशा खान, आशु कुमारी, अंकित, पहले वाला ट्रांसफर है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। अजय, मयंक, सेकंड वाले में आगे पीछे, आगे पीछे का मतलब बेटा वही ना कि तरंग की दिशा के अलोंग, तरंग की दिशा में आगे पीछे, मतलब तरंग की दिशा में आगे पीछे नहीं कह रहा, तरंग की दिशा के अलोंग का मतलब वही है। अलग अलग शब्द यूज कर सकता है थोड़े से, है ना। कह रहा है कि साउंड किस प्रकार की वेव है? बेटा मैंने ऐसा तो कुछ आपको पढ़ाई नहीं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का, तो साउंड मैंने बताया आपको, एक तो मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में भी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग। ठीक है, मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल ऑप्शन में नहीं है, तो आप केवल सी से काम चलाएंगे। जो बच्चा सी लिख रहा है उसका ठीक है। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला करना, ये भी गलत नहीं करना है। क्वेश्चन का नंबर जो लिखो साथ में, एबीसीडी मत लिखो भाई। वीरेंद्र, विवेक, संजना, प्रदीप, विशाल, प्रदीप पटेल, उज्जवल, शिव प्रताप सिंह, काजल भाटी, राधिका, आशु, अमृत, प्रीति, श्वेता, जिया मोरिया, करते रहो। कह रहा है कि किस प्रकार की तरंग में कंपन तरंग की गति के समानांतर होते हैं? इन विच टाइप ऑफ वेव्स डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट? तो बेटा वेव के डायरेक्शन के पैरेलल, तो तरंग की दिशा के पैरेलल किस में होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल में, है ना। ये ट्रांसवर्स वेव में तो ऊपर नीचे होते हैं, परपेंडिकुलर। आगे चल के मैं बताऊंगा सुपरफिशियल का होता है बेटा, जो तरंगे सतह पे पैदा हो, तो पानी की सतह पे जो तरंगे पैदा होती हैं वो भी ट्रांसवर्स ही होती हैं। या मैकेनिकल आगे, माइक्रोवेव आगे पढ़ेंगे, ये भी ट्रांसवर्स ही होती है। आपको बस अभी यहाँ पे छाटना था कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में से एक छाटना था, तो आपने लॉन्गिट्यूडनल छाटा है तो सही है। तरंग की दिशा के पैरेलल समानांतर जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं परपेंडिकुलर लंबवत। ठीक है, अनुदैर्घ्य, काजल, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्य, रोशन, कीर्ति, मोहम्मद हामिद, सईद, बढ़िया लिख रहे हैं आप सभी आंसर। सिलेबस कितने दिनों में खत्म होगा मैं बता चुका हूं अभी 2 मिनट पहले ही, बार बार सेम बात रिपीट नहीं होगी भाई, है ना।
कि जब आपका मन करे क्लास में आके एक ही क्वेश्चन बार बार पूछो, ये संभव नहीं है। उसके लिए आप मुझे माफ करना, बुरा मत मानना, है ना। कई बार बच्चे बुरा मान जाते हैं, हमारी मजबूरी है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये करो। अंकित, रोशन, सपना, सुजीत, साक्षी, नेहा, जिया, शुभम, करते रहो। इसे लिखा है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट की ध्वनि आपको कब सुनेगी। बेटा चांद, आपको पता है कि चांद के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण नहीं है। चांद के ऊपर, मून के ऊपर है वैक्यूम, निर्वात, खाली जगह, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यानी कि वहां पर कोई विस्फोट आपको कभी सुन ही नहीं पाएगा। जब विस्फोट होगा उसकी आवाज कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, तो कभी नहीं सुन पाएंगे। चंदा मामा अगर दो टुकड़ों में फट जाए ना तो भी आवाज धरती पे कभी नहीं आएगी। हाँ, चंदा मामा दो टुकड़ों में फटे तो जो रोशनी निकलेगी, जो प्रकाश निकलेगा, वो हम भले ही देख लेंगे, क्योंकि प्रकाश जो है वैक्यूम में चल सकता है। प्रकाश नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंग है, साउंड नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। ये यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू, साउंड किससे होकर नहीं गुजर सकता है। ए परफेक्ट वैक्यूम, आदर्श निर्वात से। साउंड सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में चल सकता है, लेकिन वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने खुद ही कर दिया। ये टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं था। अब देखो, अब जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे हैं उन्हें कुछ बातें जो हैं वो इस समझ में आई होंगी। जब भी सर क्लास में मैकेनिकल वेव का जिक्र करेंगे तो आपके दिमाग में एक फोटो बनेगा कि भैया मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जो केवल किसी माध्यम में ही ट्रैवल कर सकती है, मीडियम में। ये वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं ट्रैवल कर सकती, निर्वात में नहीं चल सकती। अच्छा, मीडियम में चलेंगी, और मीडियम में चल कैसे रही है। जिस मीडियम में वेव चल रही है, मीडियम के पार्टिकल ऊपर नहीं चल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव है। वेव की दिशा में ही पार्टिकल हिल रहे हैं, पैरेलल, तो लॉन्गिट्यूडनल है। तो साउंड कौन सी वेव है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल। पानी की सतह वाली है, स्ट्रिंग वाली कौन सी, रस्सी वाली कौन सी है, मैकेनिकल, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक। अब यहां पे काम करेंगे हम, हमारा जो सिलेबस में है वो साउंड वेव है, तो साउंड को हम स्पेशली पढ़ेंगे क्लास में। लिखेंगे साउंड ध्वनि। साउंड। ठीक है बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम साउंड के बारे में, यहां देखना। पहला प्यारा नन्ना मुन्ना सा पॉइंट, आरंभ बैच 8 में बहुत कम सिलेबस हुआ है, तो बेटा आरंभ 8 में टॉपिक हुआ ही दिन कितने स्टार्ट हुए। अभी तो आरंभ 2 बैच का ही खत्म नहीं हुआ, तुम 8 की बात कर रहे हो हैं। 8 का बिल्कुल अभी तो शुरुआती हुई है, इतना भावुक क्यों हो रहे हो। अभी वहां पे चैप्टर मैंने कितने पढ़ाए हैं, शायद ऑप्टिक्स पढ़ाया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, हो जाएगा। भावुक होने की जरूरत नहीं है, सीखने पे ध्यान दो। सिलेबस आज तक कभी किसी कंप्लीट हुआ है, किसी का नहीं हुआ। कितना आपने सीख रखा है वो इंपॉर्टेंट है। हमने कभी सिलेबस कितना हुआ, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने पे कभी ध्यान नहीं दिए। जब पढ़ाई की बस समझने पे, सीखने पर। उसका फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब, एसएससी को तो जब मन करा वो पेपर निकल गया, है ना। तो बात यह है कि सीखना प्रोसेस है। सिलेबस तो ये कोई 10वीं क्लास थोड़े ना पढ़ रहे हो तुम कि 4 चैप्टर है उन्हीं में से आएगा, तो सीखने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो। अब साउंड देखो क्या है। अगर कोई आपसे कहे सर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, बेटा साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, कंपन करने से। आपने कभी ध्यान दिया है, घर में आपके ढोलक रखी है, कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन जैसे ढोलक पे आप हाथ मारते हो ढप की आवाज आती है। क्यों? जब ढोलक पे आप हाथ मारते हो ना, तो एक्चुअल में ढोलक की जो स्किन है जिसको आप हिट कर रहे हो, ढोलक की स्किन वाइब्रेट करती है। बड़ी शादियों में होता है, शादियों में ड्रम बजा रहे होते हैं, ऐसे मार रहे होते हैं, तो वहां पे आपको फील भी होता होगा कि जो स्किन है ड्रम की वो वाइब्रेट कर रही होती है, कंपन कर रही होती है। तो वाइब्रेशन साउंड पैदा करता है। गिटार हाथ में, कोई आवाज नहीं आ रही, तार पकड़ो, तार पकड़ो और पकड़ के छोड़ दो, टिन आवाज आएगी। तो जो तार है वो तार ऐसे हिल रहा होगा, टिन। जैसे तार कांपना बंद कर देगा, साउंड आना बंद हो जाएगा। मैं भी बोल रहा हूं, मेरे गले में एक वोकल कॉर्ड है, वाइब्रेट कर रही है, साउंड पैदा हो रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेट करने से। थाली ली, थाली में आप चम्मच मार रहे हैं, थाली की स्किन वाइब्रेट कर रही है।
टेबल है स्कूल में, आप सब बच्चे ऐसे हिट कर रहे हैं, वो स्किन वाइब्रेट कर रही है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, कंपन करने से। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए, बैटरी तो पूरी है भाई, और किसी और का आया भी नहीं ऐसे कमेंट, ठीक ही चल रहा होगा। लिखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं के कंपन करने से, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट, साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। अभी चार्ट से बताया था ना, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तीसरा, साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। हिंदी में लिखेंगे, ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में, ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है किंतु निर्वात में नहीं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट बेटा आप मुझे बताएंगे। ये पॉइंट तो दूसरा तीसरा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड अगर मैकेनिकल वेव है तो साउंड केवल चलेगा मीडियम में, सॉलिड में चलेगा, लिक्विड में, गैस में, लेकिन वैक्यूम में नहीं चलेगा। फोर्थ पॉइंट आप मुझे बताएंगे कि साउंड सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन सबसे तेज कहां चलता है साउंड, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहां पे होती है? ठोस में, तरल में कि गैस में? देखते हैं कौन बताएगा। साउंड सबसे तेज कहां चलता है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है, ये आपको बताना है। कपिल शुरुआत ही गलत से होगी भाई, रेहान रजा का सही है, प्रेरणा गलत है, गरिमा का ठीक है, काजल भाटी का गलत है, कुशवंत कुमार का गलत है, अनुष्का का शर्मा का गलत है, अंजलि का महागलत, संगीता का गलत, निशा रॉय का गलत, दिव्या का गलत, वीरेंद्र सिंह का ठीक, शिव प्रताप का गलत, अर्पिता का सही, अंकित कुछ बता रहे हैं बेटा। देखो ये नहीं पता आपको, ये इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि साउंड सबसे तेज कहां चलता है। साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड में, ठोसों में, उससे धीरे चलता है लिक्विड में, तरल में, सबसे धीरे चलता है गैस में, और वैक्यूम में चल भी नहीं सकता बेटा। साउंड सॉलिड में तेज चलता है, जैसे लोहे में, स्टील में, फिर उसका लिक्विड का नंबर आता है, फिर गैस का। ठीक लाइट प्रकाश से ठीक उल्टा है, लाइट सबसे तेज कहां चलती है? वैक्यूम में, निर्वात में। वैक्यूम में जहां साउंड चल भी नहीं सकता, फिर लाइट उससे धीरे चलती है एयर में, फिर और धीरे चलती है लिक्विड में, सॉलिड में सबसे धीरे। तो प्रकाश सॉलिड में धीरे चलता है, लेकिन आवाज सबसे तेज चलती है। ठीक उल्टा है। तो साउंड की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। जो बच्चे गैस लिख रहे हैं, गैस लिखना बंद करो, उससे धीरे होती है लिक्विड में, तरल में, उससे धीरे गैस में। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता था ना,
ये बहुत बेइज्जती वाली बात है ये। एक होता है बेइज्जती, एक होती है परम बेइज्जती, क्योंकि कम से कम 20 बार आ चुका है अलग अलग पेपर में ये। तो सॉलिड में साउंड तेज चलता है, लिक्विड में धीरे, और गैस में सबसे धीरे। जैसे अगर आप सॉलिड में आप एग्जांपल ले लो स्टील का, तो स्टील में साउंड की स्पीड लगभग, एक तो ना थोड़ा छोटा कर दूंगे इधर से, देखो बेटा सॉलिड में आप एग्जांपल ले लो स्टील का, स्टील में साउंड की स्पीड लगभग 5550 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में एग्जांपल ले लो वाटर का, वाटर में साउंड की स्पीड होती है लगभग 1500। गैसों में आप एग्जांपल ले सकते हैं एयर का, हवा का, हवा गैसों से मिलकर बनी है ना, हवा में साउंड की स्पीड है 343 मीटर पर सेकंड। ये लगभग 22 डिग्री के आसपास है। ये 0 डिग्री पे लिखोगे तो 332 ही लिखना, 332 0 डिग्री पे। तो साउंड सॉलिड में चल रहा है, कितनी स्पीड है 5550 स्टील में, वाटर में 1500 ही रह गई, और एयर में तो 350 से भी कम रह गई। तो साउंड सबसे तेज चलता है ठोसों में, उससे धीरे चलता है लिक्विड में, उससे धीरे चलता है गैस में। ध्यान रखना है। हाँ, साउंड की स्पीड जो स्टील में एक बच्चा लिख रहा है, अलग अलग किताबों में आपको थोड़ा अलग अलग मिल जाएगी, वो टेम्परेचर के से वेरी करती है। अब मोटा मोटी याद रख लो कि स्टील में 5500 के आसपास है। ये मैं 10th क्लास की एससी वर्मा को फॉलो करते हुए लिखा मैंने 5550। आपको कहीं जगह मिल सकता है कि 5800, कहीं पे 5900, लेकिन 5500 के आसपास है मोटा मोटी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक, अब बेटा साउंड की स्पीड जो है ये सॉलिड में ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड ज्यादा कहां होती है? ये क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन के साथ में देखो कैसे मिलेगा। क्वेश्चन है ये, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देखो आपको कैसे कैसे ऑप्शन मिलेंगे, पहले यहां पे देखना, फिर बाद में आपको एक ही कमेंट के अंदर कोमा लगा लगा के आंसर देना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया तो बेटा ऑप्शन ऐसे मिलेंगे बच्चों वाले, सॉलिड, लिक्विड, अभी कोई आंसर नहीं देगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, निर्वात, वैक्यूम। हिंदी वाले इतना बच्चे समझ रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। कई बार आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, वाटर, स्टील, एयर, वैक्यूम। कई बार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आयरन, वाटर, स्टील, एयर। कई बार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आयरन, वाटर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। अब एक ही कमेंट में कोमा लगा के लिखो। मान लो पहले में आपको आंसर लग रहा है ए ऑप्शन, दूसरे में आपको लग रहा है सी, फिर लग रहा है मान लो कि बी, तो ए कोमा सी कोमा बी कोमा डी, जो भी आपको लग रहा है वो एक ही कमेंट में लिखेंगे। सर आपने ऑफलाइन कोचिंग कहाँ से की? मैंने बेटा बहुत साल पहले की थी, राकेश यादव सर से मैं मैथ पढ़ा हूँ 2000, ये बात है 13-14 के आसपास की। और मैं जिस कोचिंग में मैंने कोचिंग ली सर से, उसी कोचिंग में मैं 4 महीने बाद पढ़ाने लग गया। बैच खत्म होने के 4 महीने भी क्या, मार्च में खत्म हुआ, अप्रैल मई जून, बैच खत्म होने के 3 महीने बाद उसी कोचिंग में पढ़ा रहा था मैं 2014 में। 11 साल हो गए जून में पढ़ाते हुए। आदित्य कुमार सिंह, खुशवंत कुमार, मयंक, गरिमा, मोहम्मद हामिद, निशा, अनुप्रिया, अंकित कुछ आंसर हमें दे रहे हैं। देखो बेटा पहले वाला क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, साउंड की स्पीड ज्यादा कहां पे होती है? सॉलिड में। अब यहां पे देखो ऑप्शन है वाटर, स्टील, एयर, वैक्यूम। तो आपको पता है कि इन सब में स्टील सॉलिड है, तो ये भी आसानी है, ये आपने दोनों तो कर लिए होंगे। लेकिन यहां पे देखना आपको आयरन जो है ये भी सॉलिड है, स्टील भी सॉलिड। अगर बेटा कभी आपको पेपर में आयरन और स्टील एक ही ऑप्शन मिल जाए ना, तब भी आप स्टील पे ही टिक लगाना। आयरन से हल्की सी स्पीड स्टील में ज्यादा होती है,
इसे मान लो 5500 के आसपास है या 5550, हल्की सी स्पीड ज्यादा होती है। भाई स्टील बनता कैसे, आयरन तो उसमें होता ही है, साथ में कार्बन और मिला देते हैं, तो स्टील जो है और स्टिफ और कठोर हो जाता है, कठोर चीजों में साउंड तेज भागता है। तो आयरन और स्टील एक ही ऑप्शन में हो तब भी स्टील पर टिक लगाना है, लेकिन यहां पे हम फंस जाएंगे। यहां पे आयरन जो है लोहा, इसका सिंबल होता है Fe, गोल्ड इसका सिंबल होता है Au, और एल्यूमिनियम Al। अब तीनों ही सॉलिड है, अब किस पर टिक लगाएं? देखो, अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि 4 ऑप्शन है, चारों के चारों सॉलिड, 4 ऑप्शन है, चारों के चारों गैस, अब किसे चूज करें? हमें तो केवल ये पता है कि साउंड सॉलिड में तेज चलता है, लिक्विड में धीरे, गैस में सबसे धीरे। पर किस गैस में धीरे चलेगा, किस में तेज चलेगा, किस सॉलिड में धीरे, किस में तेज, कैसे पता चलेगा? उसके लिए थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। इसका हालांकि आंसर जो है वो है एल्युमिनियम। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, ये एल्युमिनियम कैसे आया? से बेटा हमारे पास में एक ऑप्शन था Fe लोहा, एक था गोल्ड और एक था एल्युमिनियम। अब देखो बेटा, अगर सारे ऑप्शन मेरे पास सॉलिड के हों, सारे के सारे सॉलिड के हैं, मान लो मैंने यहाँ पे Ag चांदी भी लिख लिया, सारे ऑप्शन सॉलिड के हैं, फिर उसमें साउंड तेज चलेगा जिस सॉलिड के डेंसिटी घनत्व कम होगा। बहुत सारे लोग बच्चों को गलत पढ़ा देते हैं कि डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, नहीं। और वो पता है क्या रीजन देते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है साउंड तेज चलता है। साउंड सॉलिड में तेज चलता है, लिक्विड में धीरे, गैस में सबसे धीरे। उसकी वजह स्टिफनेस, कठोरता। जो मटेरियल ज्यादा कठोर होता है साउंड उसमें तेजी से ट्रेवल करता है। अब सॉलिड होते हैं कठोर, पर सारी ऑप्शन सॉलिड के हैं, तो किस पर टिक लगाएं? जिसकी डेंसिटी घनत्व कम होगा उनमें साउंड तेज चलता है। अब डेंसिटी कम किसकी होगी सर, ये कैसे पता चलेगा? ये और फंसा दिया आपने। इसके लिए केमिस्ट्री मैंने आगे यूज करनी पड़ेगी। अगर आप सभी ने अब जैसे केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ी होगी, तो आवर्त सारणी में आपको पता होगा कि जो लोहा है इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक होता है 26, गोल्ड का होता है 79 और एल्युमिनियम का होता है 13। तो बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे सेट हैं जिसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कम है, उसकी डेंसिटी भी कम है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी गोल्ड की है, तो गोल्ड में साउंड सबसे धीरे चलेगा। गोल्ड बहुत ज्यादा डेंस होता है, इतनी डेंसिटी है गोल्ड की, ये मरकरी पारे के अंदर भी डूब जाता है, जबकि पारे के अंदर लोहे की बोल तैयार जाती है। बहुत डेंस है ये, घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है इसका। अब इन तीनों में डेंसिटी किसकी कम है? इसकी। तो डेंसिटी जिसकी कम होगी, डेंसिटी जिसकी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड आएगी ज्यादा। ध्वनि की चाल कैसी आएगी? ज्यादा। तो घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल होगी ज्यादा। तो डेंसिटी तीनों में किसकी कम है? जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कम है। किसका कम है परमाणु क्रमांक? एल्युमिनियम का। इनमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साउंड की स्पीड किस गैस में ज्यादा होगी? हाइड्रोजन गैस में ज्यादा होगी या नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में? किस पर टिक लगाओगे आप? किस गैस में साउंड की स्पीड ज्यादा आएगी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में? सैफ अली, बहुत लेट आंसर आया भाई तुम्हारा। अंजुल शर्मा कह रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बेसिक साइंस ये परफेक्ट है। प्रांजल का बिल्कुल ठीक आया। देखो साउंड तेज कहां चलेगा? जिसकी डेंसिटी कम होगी। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है इसमें? हाइड्रोजन की। इसका एटॉमिक नंबर एक ही होता है हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। तो इन सब में सबसे कम डेंसिटी हाइड्रोजन की है, तो साउंड सबसे तेज कहां चलेगा इसमें? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड 1200 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है, और इन गैसों में 300 के आसपास ही रह जाती है, उसमें 1200 के आसपास है। जितनी कम डेंसिटी स्पीड साउंड की उतनी ही ज्यादा। तो इन तीनों में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक ही होता है ना। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हा ही, फिर आता है हीलियम, ली, हा ही ली बेबो काना ऑफ लीनी, ऐसा कुछ रट्टा मारा होगा ना आपने बचपन में कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, है ना। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, इसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है बाकी गैसों के मुकाबले। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड आएगी ज्यादा। एक चीज और लिख लेना कि स्टिफनेस, कठोरता के बढ़ने में साउंड की स्पीड बढ़ती है। जितना मटेरियल कठोर ज्यादा होगा, कठोरता के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड
ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कठोरता होगी ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा होगी। डेंसिटी कम होने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों कराया, मैं दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है भाई, ये वाला करना है ये। ठीक है भाई, इंदिरा कुमार आप यहाँ कमेंट करने भाई क्यों आए, पिताजी का आपका एक्सीडेंट हो गया तो उनका ध्यान रखो, है ना। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले भाई फैमिली पहले है ना, फैमिली फर्स्ट है। इसने कहा कि ध्वनि गति अधिकतम होगी। देखो आयरन स्टील एल्यूमिनियम, तो स्टील और आयरन ही होते तो स्टील में टिक लगा देते, क्योंकि इसमें लोहा तो होता ही है। लेकिन आपको पता है कि एल्यूमिनियम में तो और ज्यादा होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 ही है और लोहे का होता है 26, तो इसकी डेंसिटी कम, इसमें स्पीड आएगी ज्यादा। आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन, एल्यूमिनियम। ठीक है, डेंसिटी के बढ़ने पर साउंड की स्पीड घटती है, इस बात को ध्यान रखना। चलो कल इसे हम साउंड को खत्म करेंगे, साउंड वाली क्लास। ठीक है, और कल क्लास में साउंड खत्म करके फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमें पढ़नी है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम कल। ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय। जिया, रोशन, राधिका, अभय, अक्षय, अंकित, श्वेता, प्रदीप, बग्गा, देवदास, देवदास भी पढ़ रहे भाई हमारे साथ हैं, घनश्याम राजपूत, अंकित साहू, काजल भाटी, संजना, अंकित, गर्वित, शेफाली, सब बच्चे में लगातार आंसर दे रहे थे, बढ़िया बढ़िया। ये त्रिपुरी, एक बच्चे का बड़ा प्यारा नाम था कुछ, त्रिपुरारी राम उपाध्याय। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू।